हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब देखिए, ये जो एक्ट है, ये जो लोग राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां ये एक्ट आता है। तो ये एक्ट क्या बात करता है? बहुत छोटा सा एक्ट है, माइनर एक्ट है। तो उसमें जो टोटल चैप्टर है 5 है और टोटल सेक्शन 37 है। मीन्स बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा ये हमारा एक्ट। तो ये एक्ट नंबर 43 है, जो कि कमेंस्ड हुए इसके ऑपरेशन 26 अक्टूबर 2006 से। आज हम चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें सिर्फ 2 ही सेक्शन है। कहने के तो इसमें सिर्फ 2 सेक्शन है, लेकिन जो सेक्शन 2 है उसमें जानते हैं 20 डेफिनेशन दी गई है, क्लोज ए से लेकर के और क्लोज टी तक। तो डेफिनेशन बहुत सारी है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आज हमें इन्हें कवर करने में, और हम उसके साथ साथ केस लॉज भी कवर करेंगे। तो आप पेशेंटली सुनिएगा पूरी वीडियो में क्या कहना चाह रहे हैं। तो चैप्टर 1 कहता है प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 डोमेस्टिक वायलेंस, और एक ही सेक्शन है वहां पर, सेक्शन 3। फिर चैप्टर 3 जो कि कहता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेट्रा, जहां पर सेक्शन 4 से लेकर के 11 तक प्रोविजन कवर किए गए हैं। चैप्टर 4 ये है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ, सेक्शन 12 से लेकर 29 तक। और लास्ट चैप्टर 5 मिसलेनियस है, जो 30 से लेकर 37 तक है। आज का हमारा चैप्टर 1 जो प्रिलिमिनरी है, तो प्रारंभिक सबसे पहला सेक्शन 1 है, जो साफ साफ कहता है कि इस एक्ट को कहा जाएगा द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। और दूसरा सब सेक्शन इसका ये कहता था कि ये एक्ट जो होगा पूरे इंडिया में लागू होगा, सिर्फ एक जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। अब वो चीज तो रही नहीं। तो अब इसके बाद सब सेक्शन 3 आता है, जो सब सेक्शन 3 कहता है कि ये जो एक्ट होगा वो कमेंस कब करेगा अपने ऑपरेशन। तो उसमें कहा गया कि कमेंस करेगा ऑपरेशन जब ऑफिशियल गजेट में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई कर देंगे। अब नोटिफाई कब हुआ बताया? 26 अक्टूबर 2006 से। हालांकि इसको जो काउंसिल मिली थी, जो सहमति मिली थी प्रेसिडेंट से, उसको 13 सितंबर 2005 से मिल गई थी, लेकिन लागू ये एक्ट हुआ 26 अक्टूबर 2006 से। अब हमारे पास सेक्शन 2 आ जाता है, जिसमें मैंने कहा 20 डेफिनेशन है, तो फटाफट से हम वो डेफिनेशन भी देखेंगे और ये भी पढ़ते हैं कि इस एक्ट को बनाने का उद्देश्य क्या था। तो सेक्शन 2 और साथ साथ इस एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, उसके बारे में भी हम अभी अब पढ़ेंगे। तो सेक्शन 2 का क्लोज ए कहता है अग्रीव्ड पर्सन। देखो ऑल्दो यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशन, मतलब 20 डेफिनेशन हैं, तो 20 डेफिनेशन आप बोलेंगे क्या हमारे लिए सभी, अगर हम राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन करें तो सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्या? ऑल्दो देखो, जब भी आप पढ़ने बैठोगे ना, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप खुद ही देखेंगे सभी डेफिनेशन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। बट कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं, अगर हम उन्हें स्किप भी कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। मैं अभी बताऊंगी आपको साथ साथ पढ़ते हुए। तो पहला जो है अग्रीव्ड पर्सन, देखो वो तो पढ़ना जरूरी है। अब अग्रीव्ड पर्सन, क्योंकि एक्ट का नाम था हमारा क्या, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ प्रोटेक्शन है विमेन का, तो वहां से टाइटल से समझ में आ रहा है कि जो एक्ट प्रोटेक्ट करता है ये सिर्फ विमेन को प्रोटेक्ट करता है। और किसके खिलाफ प्रोटेक्ट करता है? अगर उनके साथ किसी भी तरीके की घरेलू हिंसा होती है। एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव लिखा गया है वो भी साफ साफ ये लिखा गया है कि जब एक घर में रहते हुए, फैमिली में रहते हुए महिलाओं को किसी भी तरीके की हिंसा की जो है सामना करना पड़ता है, हिंसा का सामना करना पड़ता है, चाहे हिंसा का सामना या फिर उससे रिलेटेड मैटर्स का सामना करना पड़ता है, तो उन महिलाओं के अधिकारों को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें प्रोवाइड किए हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। अब हमें बताया 498 आईपीसी में भी इसी तरीके की बात की गई है, और ये जो एक्ट में जो प्रावधान दिए हुए हैं, ये जो अपराध अगर होगा, वायलेंस अगर होगी, तो वो गैर जमानती है, नॉन बेलेबल है। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। तो हमें समझ में आ गया, एक्ट का नाम ही नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर होती है विमेन के अगेंस्ट, तो यहाँ पर पुरुषों की तो बात है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ विमेन की बात हो रही है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि अग्रीड पर्सन कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, व्यथित व्यक्ति कौन होगा? विमेन ही होंगी। अब विमेन में कोई भी महिला आ सकती है, कोई भी स्त्री, मतलब लड़की भी आ सकती है, किसी की पुत्री भी आ सकती है, विवाहित स्त्री भी आ सकती है, कोई भी हो सकता है, कोई भी महिला हो सकती है। अग्रीड पर्सन को डिफाइन करते हुए क्लॉज ये कहता है जो ये शिकायत लेके आती है महिला रेस्पोंडेंट के खिलाफ कि उसने उसके साथ शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हुए डोमेस्टिक वायलेंस करी। अब यह डोमेस्टिक वायलेंस करी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहते हुए। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो पहली यही टर्म इंपॉर्टेंट हो गई अग्रीव्ड पर्सन, जो कि क्लोज ए में है, और इसके बाद हो जाती है क्यू जो हमारे क्लोज सेक्शन 2 का क्लोज क्यू है, जो कि बात करता है रेस्पोंडेंट के बारे में। क्लोज क्यू कहां पर है?
ठीक है ना। तो ये रहा रेस्पोंडेंट। तो ये दो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो ही गई दोनों चीजें। दो पार्टीज होंगी, एक व्यक्ति शिकायत लेके आया है वो महिला है, और दूसरी तरफ जिनके खिलाफ हुआ है वो रेस्पोंडेंट है। तो रेस्पोंडेंट अडल्ट होंगे, मेल होंगे जिनके खिलाफ शिकायत आ रही है। अब हमेशा मेल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। रेस्पोंडेंट को डिफाइन करते हुए क्लोज क्यू ये कहता है कि जो व्यक्ति जो है अग्रीड पर्सन जिसके खिलाफ शिकायत लेके आया और जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहा है अग्रीड पर्सन के साथ में, उसके खिलाफ अग्रीड पर्सन कहती है कि उसने डोमेस्टिक वायलेंस की है तो उसको रेस्पोंडेंट बोला। प्रोवाइजो कहता है कि इसमें जो विवाहित स्त्री भी हो सकती है और एक ऐसी स्त्री भी हो सकती है जिसमें कि एक व्यक्ति रहता है ऐसे जैसे कि वो विवाहित ही हो, मैरिड कपल ही हो, ऐसे रह रहे, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई फीमेल रहती है किसी मेल के साथ तो उसको भी अधिकार दिया गया है कि वो भी शिकायत लेकर के आ सकती है किसी व्यक्ति के खिलाफ जो भी उसको लगता है कि उसने डोमेस्टिक वायलेंस की है उसके साथ। तो अब यहाँ पर उसके साथ साथ प्रोवाइजो में ये भी कहा गया कि जो व्यक्ति है मेंबर है जिसके साथ उसका रिलेशनशिप है, मतलब चाहे वो उसकी वाइफ है चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है पार्टनर के तौर पर, तो दोनों ही केस में उसके फैमिली मेंबर्स को भी रेस्पोंडेंट बनाया जा सकता है। तो रेस्पोंडेंट में सिर्फ अडल्ट मेल नहीं बल्कि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके खिलाफ भी शिकायत हो सकती है। अगर कोई भी मतलब जैसे अगर सिस्टर इन लॉ है या मदर इन लॉ है तो वो भी अगर प्रताड़ना करते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है क्लोज क्यू में। अब तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप, डोमेस्टिक वायलेंस, अग्रीड पर्सन, रेस्पोंडेंट, ये चार डेफिनेशन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्हें कैसे याद करना है? अब शुरुआत हुई है क्लोज ए से, तो ये समझ में आ गया कि अग्रीड पर्सन ए, एक तो ए है और ऊपर से ए है, दोनों चीजें मैच करती हैं और शुरुआत ही अग्रीड पर्सन से हुई क्योंकि शिकायत कौन लेके आ रहा है? अग्रीड पर्सन। तो पहली चीज तो हमें यहाँ से लर्न हो जा रही है कि अगर हमारे पास अग्रीड पर्सन क्या आ जाएगा कि कहाँ डिफाइन किया, तो क्लोज ए में, सिंपल है। फिर दूसरी बात है हम क्यू से इसको याद कर लेते हैं, जैसे हमने सीआरपीसी में कहा था तू क्यों प्लेडर है, हम यहाँ देखते हैं तुम क्यों रेस्पोंडेंट हो, तुम क्यों रेस्पोंडेंट बने, क्यों ऐसा काम किया कि तुम्हें रेस्पोंडेंट बनना पड़ा, तो क्यू से हमें ये याद हो जाएगा। फिर दूसरा आता है हमारे पास में डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अब इसको याद करने के लिए भी हमारे पास यही है, एफडी का हम अपना टर्म रखते हैं, एफडी डोमेस्टिक रिलेशनशिप। बोलेंगे डोमेस्टिक वायलेंस भी है, तो डोमेस्टिक वायलेंस को हम ऐसे समझेंगे कि रिलेशनशिप पहले था और वायलेंस उसने बाद में की। रिलेशनशिप उसने पहले था उनका इनके बीच में और फिर इस बात के बाद उसने वायलेंस की। तो ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम अगर चले फिर से अपनी उसी बात पे कि अग्रीड पर्सन हमें समझ में आ गया, रेस्पोंडेंट समझ में आ गया, डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप होता है जब दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं एक शेयर्ड हाउस होल्ड में। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टर्म निकल के आ जाती है, शेयर्ड हाउस होल्ड, जो कि यहाँ पर एस से शुरू होता है, तो क्लोज एस बताती है शेयर्ड हाउस होल्ड। तो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप ऐसे दो व्यक्तियों के बीच में है जो कि शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा भी हो सकता है, चाहे कॉन्सेंजुनिटी से हो, चाहे मैरिड के थ्रू हो, मतलब मैरिज के थ्रू बना हो, चाहे अडॉप्शन के थ्रू हो, चाहे वो ज्वाइंट फैमिली के मेंबर्स रहे हो। अब देखो कंसेंजुनिटी मतलब रक्त संबंध उनके आपस में, ये वो भी हो सकता है और उनकी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में इंक्लूड, और इसके अलावा मैरिज के थ्रू मतलब हस्बैंड वाइफ बन गए। फिर उसके बाद आता है कि किसी भी तरीके का चाहे अडॉप्शन के थ्रू वो फैमिली में इंक्लूड हुई हो महिला, वो भी आ सकते हैं अग्रीड पर्सन में। फिर उसके बाद में ज्वाइंट फैमिली में सब लोग रहे किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, तो वो भी क्या आ गया, डोमेस्टिक रिलेशनशिप का पार्ट बनाते हैं। अब उन्होंने बोला शेयर्ड हाउस होल्ड, तो शेयर्ड हाउस होल्ड भी समझ लेते हैं। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब होता है ऐसी जगह, ऐसा निवास स्थान जहां पर की जो अग्रीड पर्सन है वो रेस्पोंडेंट के साथ या तो रह रही थी या रह रही है, और या फिर उन्होंने क्या किया जो कि सिर्फ अग्रीड पर्सन ही रह रही थी वहां पर, या फिर जो इसमें आ जाती है सारी चीजें आ जाती है। मींस चाहे उन्होंने किराए पे कोई मकान लिया था वो भी शेयर हाउस होल्ड में आ जाएगा, मकान दोनों का कंबाइंड है वो भी आ जाता है, मकान सिर्फ रेस्पोंडेंट का है वो भी आ जाता है, ज्वाइंट फैमिली की कोई प्रॉपर्टी है उस मकान में वो लोग रहते हैं तो वो भी आ जाता है। इसमें कुछ केस लॉज है इंपॉर्टेंट, अभी हम पढ़ेंगे। उसमें ये भी कहा गया है कि अगर मकान जो है शेयर्ड हाउस होल्ड में, क्या अगर सिर्फ माता का, मतलब अगर रेस्पोंडेंट की जो मदर है उनके नाम अगर कोई मकान है तो क्या वो शेयर हाउस में काउंट होगा कि नहीं होगा, तो केस लॉज के थ्रू हम जानेंगे कि होगा कि नहीं होगा। अभी बता दूंगी तो सारा राज खुल जाएगा, वो अभी नहीं, वो बाद में, ठीक है। तो शेयर हाउस होल्ड में भी, शेयर हाउस होल्ड का समझ में आ गया घर जहां वो लोग रहते हैं और जहां हिंसा हुई हो। और डोमेस्टिक वायलेंस का समझ में आ गया हमें क्या है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, अच्छा वायलेंस नहीं समझ आया, सॉरी, क्लोज जी। वायलेंस क्या है? तो डोमेस्टिक वायलेंस को समझाते हुए कहा गया कि जो चैप्टर 2 में हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे इसी के ही अपने
अपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत जो भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सेक्शन 3, वहां पर जो डेफिनेशन डोमेस्टिक वायलेंस की है वो यहाँ पर अप्लाई होगी, एप्लीकेबल होगी क्लोज जी में। तो अब देखते हैं, वापस चलते हैं अपने जो हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग चाइल्ड। तो चाइल्ड का क्या मतलब है? चाइल्ड होता है 18 ईयर्स से कम जो होगा उसको चाइल्ड में कवर किया गया, और इसमें अडॉप्टेड भी आ जाएगा, स्टेप भी आ जाएगा, फोस्टर भी आ जाएगा। फिर आता है कंपेंसेशन ऑर्डर। तो कंपेंसेशन ऑर्डर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 22 में जो ऑर्डर पास किया जाएगा वही कंपेंसेशन ऑर्डर के बारे में यहाँ बात हुई है। कस्टडी ऑर्डर क्लोज डी में है, और जो सेक्शन 21 में पास किया जाएगा वो कस्टडी ऑर्डर है। फिर डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट क्या होती है? ई और ई, इसको ध्यान रखिएगा, इंसिडेंस ई और इंसिडेंस की रिपोर्ट। तो ये क्या होती है? जब एक अग्रीव्ड महिला, एक व्यथित महिला जब अपनी कंप्लेंट लेकर के जाती है और कंप्लेंट लेने जाने के बाद में उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में जब लिख लिया जाता है तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट। फिर आता है डोरी। अब दहेज क्या है? तो जो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेक्शन 2 में डोरी डिफाइन किया गया वही क्लोज एच कहता है कि डोरी का मतलब है। फिर मजिस्ट्रेट, अच्छा कौन सी कोर्ट में इस एक्ट के अंतर्गत मुकदमे जाएंगे? तो देखिए इसके बारे में क्लोज आई बताती है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज अ केस में भी। मींस अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वो कहाँ जाएंगे? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, नहीं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास, अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। अब ये तो समझ में आ गया कि इन कोर्ट में जाएंगे, लेकिन वो कैसी कोर्ट होगी? जुरिस्डिक्शन की बात करें तो जुरिस्डिक्शन की बात करते हुए यही क्लोज हमारा क्लोज आई ये कहता है कि अगर यहाँ पर जो कंप्लेन जाएगी या तो वहां के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाएगी जहां पे कि अग्रीड पर्सन रहता है, या फिर वहां भी कोर्ट में जा सकती है जहां पे रेस्पोंडेंट रहता है, या फिर वहां भी जा सकती है जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हुई है। तीनों कोर्ट में ये एप्लीकेबल होगा, तीनों ही कोर्ट में मजिस्ट्रेट में के पास जा सकता है। फिर है हमारे पास जे, जो कि मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं। कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो इस एक्ट के अंदर मेडिकल फैसिलिटी बता देंगे वही मेडिकल फैसिलिटी हो जाएगा। फिर क्लोज के बोलता है मॉनेटरी रिलीफ। अब मॉनेटरी रिलीफ क्या है? मॉनेटरी रिलीफ कहते हैं कि जब एप्लीकेशन अभी सुनवाई हो रही है, क्या इस एक्ट के अंदर अग्रीड पर्सन जब लेकर के आया अपनी एप्लीकेशन, तो उसकी जब सुनवाई हो रही है उस सुनवाई के दौरान जो है अगर कोई कॉम्पेंसेशन दिया जाता है मॉनेटरी टर्म्स में, उसके जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं अग्रीड पर्सन को वो, या फिर उसको कोई लॉस होता है डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं या फिर लॉस बियर करना पड़ता है, तो वो जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देते हैं रेस्पोंडेंट को पे करने के लिए अग्रीड पर्सन को, उसको मॉनेटरी रिलीफ बोलते हैं। फिर आता है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन को नोटिफाइड जरूर कहा किया जाएगा, लिखा जाएगा नोटिफाइड, और ये जो है गवर्नमेंट निकालती है। फिर है प्रेस्क्राइब, जो इस एक्ट के अंतर्गत रूल्स होंगे उन्हें बोला प्रेस्क्राइब। तो ये और ये तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर को बताया गया सेक्शन 8 के सब सेक्शन 1 में, तो वो वही चीज एप्लीकेबल होगी। ऑर्डर को बताया गया वो ऑर्डर जो कि सेक्शन 18 में बने जाएंगे, जो कि प्रोटेक्शन ऑर्डर होंगे। फिर रेजिडेंस ऑर्डर, वो ऑर्डर जो सेक्शन 19 के सब सेक्शन 1 में दिए जाएंगे। रेस्पोंडेंट हमने समझा दिया। अब सर्विस प्रोवाइडर एंटिटी होंगी जो कि सबसेक्शन 1 और सेक्शन 10 में बताई गई हैं। शेयर हाउस होल्ड भी हमने बता दिया, और शेल्टर होम बताएंगे कि शेल्टर होम भी जो होंगी वो डिसाइड किए जाते हैं कि शेल्टर होम क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई सेक्शन 2 की। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ऑफिस अग्रीड पर्सन है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, डोमेस्टिक वायलेंस है, रेस्पोंडेंट है और शेयर्ड हाउस होल्ड है। ये इंपॉर्टेंट हमारी डेफिनेशन बनती है जो कि हमें मतलब याद होनी चाहिए कि ये कौन सी क्लोज में है। ए तो आपको याद रहेगा अग्रीड पर्सन, क्यू याद रहेगा रेस्पोंडेंट, एस से शेयर हाउस होल्ड, इसको याद रखिएगा। और फिर दूसरी उसके बाद में आ जाता है एफ डी, डोमेस्टिक रिलेशनशिप पहले था और वायलेंस बाद में हुई। तो ये चीजें आपको याद रखनी, ये चीजें आपको क्लियर रखनी चाहिए कि ये चीजें, ये तो क्लोज आपको याद करनी ही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम फटाफट से केस लॉ भी देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि इसके केस लॉ भी हम करेंगे, 2-3 केस लॉज हैं, उससे और हमें जो टर्म्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो फटाफट केस लॉज भी देखते हैं। ऑल्दो केस लॉज बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम 3 पढ़ेंगे। आगे आगे जब हम सेक्शंस पढ़ेंगे तो हम उनके साथ केस लॉज भी पढ़ते रहेंगे। आज के लिए हम 3 केस लॉज लेके चलते हैं।
पहला है एसआर बत्रा वर्सेस श्रीमती तरुणा बत्रा 2006 का केस है, जहां पर सेक्शन 2 के क्लोज एस के बारे में बात की गई है। ये क्या था? शेयर्ड हाउसहोल्ड, और जिसके बारे में सेक्शन 17 के बारे में भी बताया गया है, राइट टू रिसाइड इन अ शेयर हाउसहोल्ड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मदर इन लॉ का हो हाउस तो क्या होगा, बस वही चीज इस केस में डिस्कस की गई थी कि शेयर्ड हाउसहोल्ड का मतलब होता है या तो दोनों का हो, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का हो, रेंट में होगा तो भी दोनों साथ में रह रहे हो, ठीक है, या फिर हस्बैंड का हो, या फिर हस्बैंड जॉइंट फैमिली में रहता तो उसमें भी उसका भी हिस्सा हो, इस तरीके से होगा। लेकिन अगर वो शेयर जो हाउस है जो मदर का है हस्बैंड के, तो उसको शेयर्ड हाउस होल्ड में नहीं काउंट किया जाएगा, ऐसा इस केस में बताया गया बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। दूसरा केस है डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पचायम्मा 2010 का केस, जो सेक्शन 2 क्लोज ए के बारे में बताता है, यानी कि जो अग्रीड पर्सन है वो कौन हो सकता है। मैंने बताया आपको कंसेंजेनिटी के थ्रू डिसाइड हो सकता है अडॉप्शन के थ्रू, अडॉप्टेड अगर है तो भी वो उसमें भी अग्रीड पर्सन काउंट होंगे, ज्वाइंट फैमिली है तो भी काउंट होंगे, और अगर मैरिड है तो भी, और लिव इन रिलेशनशिप को भी काउंट किया गया है अग्रीड पर्सन में। जैसे कि हमने रेस्पोंडेंट की भी आपकी डेफिनेशन में बताया था प्रोवाइजो में कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो भी जो अग्रीड पर्सन हो सकती हैं। अब इसमें यहाँ पर 5 इंग्रेडिएंट बताया गया कि लिव इन रिलेशनशिप को कब माना जाएगा कि हाँ ठीक है, अगर ऐसे है तो वो अग्रीड पर्सन मान लिया जाता है महिला को। तो क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों जो है आपस में हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे हैं और लोग उन्हें ऐसे ही जानते हैं कि वो हस्बैंड एंड वाइफ हैं। दूसरा, उनकी जो एज है वो होनी चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ बनने की, मीन्स मैरिज की उनकी एज होनी चाहिए, अडल्ट होने चाहिए। तीसरी चीज जो होती है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए एक साथ रहने के लिए। अब डिस्क्वालीफाई होना मतलब एक साथ रहने के लिए का मतलब ये है कि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों में से किसी का भी लिविंग स्पाउस हो, मतलब एग्जिस्टिंग स्पाउस हो, उनका कोई और हस्बैंड या वाइफ हो और फिर भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो वो जो है यहाँ पर ठीक नहीं माना जाएगा। चौथी बात कह रहे हैं कि उनको काफी लंबा टाइम हो गया, सिग्निफिकेंट टाइम हो गया एक साथ रहते हुए, तो जो है मान लिया जाएगा। और पांचवी बात कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हो, तो ये चीज इस केस में बताई गई। फिर लास्ट केस हमारे पास आज का है संध्या वानखेड़े वर्सेस मनोज भीमराव वानखेड़े 2010 में, जिसमें 2Q की बात की, क्लोज क्यू की, रेस्पोंडेंट कौन हो सकता है। अब रेस्पोंडेंट में मैंने आपको बताया था कि उसमें बताया गया प्रोवाइजो में, क्यू सेक्शन 2 के प्रोवाइजो में, कि ये जो बात है कि जो है जो रिस्पोंडेंट में फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड करा जा सकता है, किसके, जो कि मतलब मेल है उसके। अब यहाँ पर जब हमने कहा कि फैमिली मेंबर्स को, तो इसमें यही कहा गया कि इसमें जो इस केस में बताया गया उसमें कहा गया कि एक्सक्लूड नहीं करा गया है कि हाँ फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। मींस अगर फैमिली मेंबर्स हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं तो वो भी रिस्पोंडेंट बनेंगे, सेक्शन 2 का क्लोज क्यू ये बोलता है। इसके अलावा ये बात नहीं है कि हमेशा जबरदस्ती जो है खींच लिया जाए रिलेटिव्स को या फिर फैमिली मेंबर्स को रेस्पोंडेंट के, या फिर मतलब अडल्ट मेंबर के, तो या अडल्ट मेल के जिसने की डोमेस्टिक वायलेंस किया उसके फैमिली मेंबर्स को हमेशा खींचा जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये आगे केसेस में ऐसा भी कहा गया कि जबरदस्ती लपेटने की जरूरत नहीं है, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो भी उन्हें इंक्लूड कर लिया जाए उस चीज में, तो वो गलत है। तो ये सारी चीजें आज हमने पढ़ ली, सेक्शन 2, सारी क्लोजेस, सारी डेफिनेशंस, और अभी हम नेक्स्ट क्लास में डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ेंगे, जब हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं आई हो, कुछ गलती रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।